हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। आज हम हाजिर हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर, परिवार नियोजन और उसकी जो विधियां हैं वो विधि, ठीक है। और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 के दृष्टिकोण से भी और कक्षा 12 के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार को पेपर में पूछा भी गया है कि परिवार नियोजन की विधियां क्या है, परिवार नियोजन की विधियां किसके अंतर्गत चलाई जाती हैं, ये विधि कौन सी सरकार के द्वारा परिवार नियोजन लागू किया गया था, क्या उद्देश्य है इसके। इस तरह से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितनी विधियां हैं इसकी, कौन सी विधि कब तक के लिए होती है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहां पर लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन की विधियां, और अगर हम इस विधि की बात करें तो परिवार कल्याण कार्यक्रम, याद रखिएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ये चलाया गया, ठीक है। और ये जो योजना है केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसके उद्देश्य, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य है भारत की जनसंख्या को कम करना, जनसंख्या कम करना। अब इस जनसंख्या को अगर कम करने की बात करें तो क्योंकि पहले का जो दौर रहा, आज से 2-3 दशक पहले की अगर बात करें, जो दौर रहा कि लोग शिक्षित कम थे, जागरूक कम थे, शिक्षा को लेकर उनका जो नजरिया था वो थोड़ा सा गलत तरीके से रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत की जो जनसंख्या है आज पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ चुकी है। और आई थिंक अगर ये जनगणना होती है तो हमको तो लगता है कि ये पहले स्थान पर आ जाएगी, जो अनुमान लगाया जा रहा है। तो जनसंख्या मेन मुद्दा हो सकता है किसी भी देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, किसी भी देश की सामाजिक स्थिति को बनाने के लिए। और ये जो जनसंख्या है बहुत कुछ निर्भर करता है इस पर आपका, जैसे आपका रोजगार, आपके स्वास्थ्य, आपकी जो सुरक्षा, आपके आवास, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण आवास घटता जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कमी हो जाना, रोजगार ना मिल पाना, ये सभी चीजें जनसंख्या से रिलेटेड है, उसी से जुड़ी हुई है। तो सरकार ने इन चीजों से बचने के लिए शुरू किया परिवार नियोजन, और एक संस्था, एक योजना शुरू की जिसका नाम था परिवार कल्याण कार्यक्रम। एक कार्यक्रम चलाया, हालांकि यह कार्यक्रम 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था उसके अंतर्गत आता है। और इसी में एक है परिवार कल्याण कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य होता है कि जनसंख्या को कम करना। अब इस जनसंख्या को किस तरीके से कम करें, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई विधियां बनाई, जिसमें से परिवार नियोजन विधियां मुख्य मानी जाती है। ये 2 तरीके से होती है, 2 प्रकार की होती है ये विधि। अगर हम विधि की बात करें तो कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। परिवार नियोजन विधि कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। पहली विधि कौन सी है, तो पहली विधि की बात करेंगे तो अस्थायी विधि, और दूसरी की बात करेंगे तो अस्थायी विधि होती है। अस्थायी विधि में नलबंदी पहला पॉइंट आता है, और ये नलबंदी महिला से संबंधित है, यानी महिला का जो अंडाणु होता है, अंडवाहिनी होता है, जो अंडाणु से जाकर डायरेक्ट जुड़ा होता है,
उस अन्नवाहिनी को काट दिया जाता है और काटने के बाद उसको फोल्ड कर कर बांध दिया जाता है। जब उसको बांध दिया जाता है तो अंडाणु बाहर निकलकर गर्भाशय तक नहीं आ पाते। यह अस्थायी विधि है, हमेशा के लिए हो जाता है और यह केवल महिला में होती है, याद रखिएगा। नलबंदी, नलबंदी की अगर बात करें तो नलबंदी किसमें होगा? महिलाओं में होता है। इसमें उनके अंडवाहिनियों को काटकर फोल्ड करके बांध दिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट रहा वो है नसबंदी, और नसबंदी किसमें होगा? पुरुषों में होता है। पुरुषों में कैसे होगा? पुरुषों के जो शुक्रवाहिनी होते हैं, शुक्रवाहिनियों को काटकर फोल्ड कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु बाहर ना आ पाए। और ये दोनों ही विधियां अस्थायी विधि के अंतर्गत आती हैं, जो हमेशा के लिए होती है। यानी कि अधिकांश ये चीजें सक्सेस ही होती हैं। कोई ऐसे केस हो गए जहां पर ये सक्सेस नहीं होती है, यानी नलबंदी या नसबंदी अनसक्सेस के रूप में उभर कर सामने आती है, लेकिन अधिकांश केसेस में ऐसा होता है कि ये दोनों विधियां सक्सेस हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर गर्भाशय की बात करें कि गर्भधारण करने की बात करें तो इन दोनों विधियों के बाद गर्भधारण नहीं होता है। वही अगर हम अस्थायी विधि की बात करें तो जो अस्थायी विधि है, अस्थायी विधि क्षणिक मात्र विधि है, यानी कि कुछ दिनों के लिए हो सकता है, कुछ महीनों के लिए हो सकता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। ठीक है, इस पे कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होता है कि भाई इतने दिनों के लिए होगा, कोई भी निश्चित टाइमिंग नहीं है अस्थायी विधि में। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या है? वो आएगा आपका निरोध। निरोध का उपयोग केवल पुरुष करता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसका उपयोग केवल पुरुष करेगा, महिला नहीं कर सकते। लैंगिक संपर्क के समय पुरुष इसका इस्तेमाल करता है। दूसरे में आता है लूप या कॉपर टी। लूप या कॉपर टी एक तरीके का आप ये समझिए कि इसको परिवार कल्याण केंद्र पर महिलाएं जाकर अपने जो जनन पथ है अपने जनन पथ पर महिला को लगवाना पड़ता है परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर। तो वहां पर जाएंगी और अपने जनन पथ पर लूप या कॉपर टी एक लेडी डॉक्टर के द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक, इससे भी जो गर्भधारण होने की जो समस्या है वो समाप्त हो सकती है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आपका आता है गर्भ निरोधक सुई। ये भी आपको वहीं पर मिलेगी जहां पर आप कॉपर टी या फिर लूप का प्रयोग करवाते हैं, यानी कि परिवार कल्याण केंद्र पर। वहां जाएंगे, उसके बाद गर्भ निरोधक सुइयां आती है, वो सुई आपको लगवाना है होता है तो 15 दिन या 30 दिन के लिए ये सुई लगती है कि इस सुई को लगवाने के बाद इतने दिनों तक आपका गर्भधारण नहीं होगा। अब फिर लैंगिक संपर्क करते हैं तो उसके बाद भी गर्भधारण नहीं होता है। फिर अगला जो टॉपिक आता है गर्भ निरोधक औषधियां। कई प्रकार की औषधियां आती हैं गर्भ निरोधक से संबंधित। उन दवाओं का उपयोग करना चाहिए, जैसे में अगर हम नाम अगर आपको चाहिए तो उनमें से माला डी है, मालायन होगा, ठीक है, पल्स है, सहेली है। कई प्रकार की औषधियां आती हैं जिनको खाने के लिए, यानी कि जब तक कि उस दवा का असर होता है तब तक गर्भधारण नहीं होता है। ठीक, फिर अगर इन सारी विधियों से आप बचना चाहते हैं तो या फिर आप इन सारी चीजों का उपयोग किए हैं विधियों का और ऐसा हो गया कि उसके बाद भी गर्भधारण हो गया, तो इन चीजों से बचने के लिए गर्भ समापन, यानी कि जो गर्भधारण हो चुका है आप उसका समापन करवा दीजिए किसी डॉक्टर से जाके। डॉक्टर से सलाह लीजिए, सलाह लेने के बाद उस गर्भ का समापन करवा देना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये गैर कानूनी है क्योंकि आपने हॉस्पिटलों में देखा होगा वहां पर लिखा होता है भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध है, यानी अगर आप भ्रूण हत्या करवाते हो तो उसके लिए आपको सजा का भी प्रावधान है, आपको सजा भी मिल सकता है। आपको इच्छुक होने चाहिए दोनों को, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों इच्छुक हैं, तब आप भ्रूण में जो है गर्भ का समापन करवा सकते हो। जो अनचाहा गर्भ आ गया, अनचाहे गर्भ का आप समापन यहाँ पे करवा सकते हो। ये सरकार ने उस दौर में चालू की थी जब परिवार नियोजन विधियां जिस समय शुरू हुई, तब सरकार ने गर्भ समापन के लिए परमिशन दी थी कि आप गर्भ का समापन करवा सकते हो। आज के दौर में गर्भ समापन बिल्कुल ही दंडनीय अपराध है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर ऐसा करता हुआ कोई डॉक्टर या कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? जनसंख्या को कम करना।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम एक और ही बेहतरीन वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।